हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीटीजीटी साइंस की प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज मैंने शुरू की है और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में मैं आपको बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपीटीजीटी साइंस के एग्जाम लेवल जो होता है, सिलेबस जो होता है उसके अकॉर्डिंग है, ना उससे बाहर ना उससे ज़्यादा, ना ही कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके सिलेबस में ना और मैंने कवर करा दिया। सारे क्वेश्चन केवल जो सिलेबस है स्ट्रिक्टली बेस्ड उसी पे हैं और लेवल भी बिल्कुल यूपीटीजी साइंस का है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 मैंने करा दिया जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन कराए। आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 2 के साथ। तो शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे यूनिक व्यूवर हैं, अगर मैंने यूट्यूब का डाटा देखा है तो बहुत सारे यूनिक व्यूवर हैं जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, ये जरूरी है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता लग सके कितने लोग मेरे काम से सेटिस्फाइड है और कितने लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं। तभी तो मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए कंटेंट बना सकूं। फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आपको नोट्स प्रैक्टिस शीट वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे जाओ, सर्च बॉक्स में डालो स्टेप अप क्लासेस 02। वहाँ से आपको ऐसे लोगों वाला जो ग्रुप मिलेगा, सबसे पहला ग्रुप, वही आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट स्कैन कोड को भी इसको सर्च करके पा सकते हैं। तो इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलेंगे नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स और लाइव क्लास एंड मॉक टेस्ट। ये सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करा दिया था, आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। पी प्रकार का जर्मेनियम क्रिस्टल होता है। ये कह रहे हैं जो पी टाइप का जर्मेनियम क्रिस्टल होता है, दैट इज आप ये कह सकते हो पी टाइप के जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं। पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, भाई जर्मेनियम है तो जाहिर सी बात है सेमीकंडक्टर ही होगा। तो पी टाइप का कैसा होता है? धनात्मक आवेशित पॉजिटिवली चार्ज, ऋणात्मक आवेशित नेगेटिवली चार्ज, विद्युत उदासीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और आंशिक आवेशित दैट इज पार्शियली चार्ज। तो इसमें से हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, जो पी प्रकार का होता है वो कैसा होता है? वो होता है सी, दैट इज विद्युत उदासीन। अब आप कहोगे सर पी है तो पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। नहीं, देखिए जो पी टाइप होता है ना, उसके पास एक्सेस ऑफ क्वार्टर होते हैं, एक्सेस ऑफ होल्स होते हैं। एक्सेस ऑफ होल्स हिंदी में बोलते हैं क्वार्टर। इनके पास क्वार्टर की ज्यादा संख्या होती है और क्वार्टर ही इनके लिए क्या होते हैं? आवेश वाहक होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। आवेश वाहक, चार्ज कैरियर होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान से सुनना, जब ये चार्ज कैरियर है, ठीक है, तो ये जो होते हैं आवेश वाहक, ये हैं क्या? ये इलेक्ट्रॉन की अब्सेंस है। ये कोई पॉजिटिवली चार्ज का पार्टिकल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की अब्सेंस है, होल्स। सो इसलिए जो पी प्रकार का जर्मेनियम क्रिस्टल होता है, पी प्रकार के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। रीजन मैंने इसका बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12th क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक गेट द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो, एन इलेक्ट्रॉनिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच तार्किक निर्णय करता है, दैट मेक्स लॉजिकल डिसीजन, इलेक्ट्रॉन प्रवाह को केवल एक दिशा में जाने देता है, अलाउज इलेक्ट्रॉन टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, जब वह क्रिया दोलन जनित करता है, जेनरेट्स बाउंड साइन ऑसिलेशन, 0 तथा 1 के मध्य परिवर्तित होता है, वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। तो फ्रेंड्स, जो लॉजिक गेट होते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉनिक गेट को हम लॉजिक गेट भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट भी कहते हैं। और ये जो इनका मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? वो होता है तार्किक निर्णय करने का, दैट इज जो लॉजिकल मेक्स लॉजिकल डिसीजन, जो लॉजिकल डिसीजन है वो बनाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक 2.5 किलोग्राम लोहे और 1.525 किलोग्राम एल्यूमिनियम की समान व्यास की गेंद एक ही समय एक ही ऊंचाई से गिराई जाती हैं, जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले उनके पास समान है। ये कह रहे हैं एक 2.5 किलोग्राम आयरन बॉल एंड 1.25 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम बॉल हैज सेम डायमीटर, मतलब उनकी डायमीटर सेम है, बाकी मास अलग अलग है। द बॉल आर ड्रॉप्ड एट द सेम टाइम फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ द सेम हाइट। वे एक ही ऊंचाई से गिराई जाती है, मतलब समान ऊंचाई से दोनों नीचे गिराई जा रही हैं। ग्राउंड पर पहुंचने से ठीक पहले उनके पास कौन सी चीज ऐसी है जो दोनों में समान है? दैट इज त्वरण या फिर मंदता, एक्सेलेरेशन या डीएक्सेलेरेशन, दैट इज संवेग मोमेंटम, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और संभावित ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, और इसे हम कहते हैं क्या? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, क्या ये समान है? तो फ्रेंड देखो, इस समय से अगर मैं आपको बताऊं, मोमेंटम जो होता है वो होता है P इज इक्वल एम इन टू वी। P इज इक्वल एम इन टू वी। अब दोनों ऑब्जेक्ट के मास अलग अलग हैं। भाई जो आयरन की बॉल है उसका तो मास है 2.5 किलोग्राम, ओके, और जो एल्यूमिनियम की है, ठीक है, जो एल्यूमिनियम की है उसका है 1.5 किलोग्राम। तो ध्यान दो, जब इनके मास अलग अलग है तो इनका मोमेंटम तो डिफरेंट होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये दोनों डिफरेंस होगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। m आ गया ना, तो जब मास डिफरेंस है तो
काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की अलग अलग होगी। फिर आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की बात। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जनरली क्या फॉर्मूला होता है, एम जी इंटू एच, एम इंटू जी इंटू एच। अब इसमें भी मास है तो ये भी डिफर होगा। केवल अगर मैं एक्सेलेरेशन की बात करूं तो एक्सेलेरेशन ही होता है जो किसी ऊंचाई से जब गिराया जाता है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, जी होता है। और जी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, तो जी दैट इज एक्सेलेरेशन या फिर डिसलेशन। अगर नीचे की ओर जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलेरेशन कहेंगे। अगर नीचे की ओर जाता है तो ध्यान रखना जी पॉजिटिव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। और जब जी यानी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब जी ऊपर की ओर हम लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, जिसे हम डिसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसलेशन। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो इसमें त्वरण या मंदन जो है वो बिल्कुल बराबर रहता है, चाहे ऑब्जेक्ट कितने भी किलो का हो, चाहे उसका समान आकार हो या ना हो, मास चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जो जी होता है वो सेम रहता है। बाकी सभी चीजें ये बदलेंगी बिकॉज ऑल डिपेंड्स अपॉन द मास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है वह है। ये कहना है एक जो कण है वो एक वृत्त पथ पर गति कर रहा है। मान लो इस पथ पर ये गति कर रहा है, गति करने के लिए बाध्य है। तो कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है वो कौन सी है। समय के साथ इसमें से क्या चेंज हो रहा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, रेखिक संवेग लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, या कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो हमें ये बताना है कौन सी चीज इसमें चेंज हो रही है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं देखो काइनेटिक एनर्जी की। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, वेलोसिटी पे। अब इसमें जो वेलोसिटी है वो ध्यान रखना, वेलोसिटी यहाँ पर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक और बात है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ओनली। किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम रहता है, v इज सेम बट डायरेक्शन इज चेंज। v की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अब जब मैग्नीट्यूड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी। एक बात क्लियर होगी। लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, इट इज p इज इक्वल m इंटू वी। अब ये p जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो v के मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। अब हमें पता है v की जो इसमें वेलोसिटी है वो तो सेम रहती है, मैग्नीट्यूड जो होता है मैग्नीट्यूड वो तो सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती रहती है। डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इतनी बात क्लियर। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। एक बात क्लियर होगी। कोणीय वेग की बात करते हैं, कोणीय वेग ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी वो सेम रहेगी, और कोणीय संवेग ये भी कंजर्व रहता है। तो ध्यान दो इसमें क्या चेंज होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। क्या चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम। बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से क्या चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। ओके क्लियर। बाकी सारी चीजें जनरली अगर v पे डिपेंड कर रही है तो सिर्फ v के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, ना कि उसकी डायरेक्शन पे। लीनियर मोमेंटम v के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मोसले नियम संबंधित है, मोसले इज रिलेटेड टू। देखो फ्रेंड्स, आपका तरंग गति से और जो वेव्स होती है डिफरेंट टाइप से, इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है। अब बात करते हैं मोसले जो नियम है वो किससे संबंधित है। सतत एक्सरे से, दैट इज कंटिन्यूस एक्सरे, लाक्षणिक एक्सरे फॉर फिगरेटिव एक्सरे, या फिर लाक्षणिक को हम ये भी कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इनसे संबंधित है, या फिर गामा रेस या फिर बीटा रेस। इनमें से किससे मोसले रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स मोसले जो रिलेटेड है, मोसले का जो नियम है वो रिलेटेड है बी दैट इज लाक्षणिक एक्सरे या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे से। किससे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज से रिलेटेड है। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रक्षेप्य गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा हमेशा स्थिर रहती है। फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कौन सी क्वांटिटी हमेशा स्थिर रहती है जो बदलती नहीं है। फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन ये कहना है वेग, वेलोसिटी, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, वेग का लंबवत घटक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या वेग का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, देखो वेग जो होता है यहाँ पे परिवर्तित होता है। जब भी हम कोई प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर ना वेग के दो कंपोनेंट हो जाते हैं। मान लो हमने किसी पार्टिकल को यू वेग से ऐसे फेंका बिल्कुल सीधे, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, कौन सा होगा, वर्टिकल, और एक इसका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसकी बात करता हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा। तो इसमें जो यू साइन थीटा होता है वो चेंज होता है। वो क्या होता है, चेंज। केवल एक, दैट इज वेग का क्षैतिज घटक, ये हमारा कांस्टेंट रहता है। यू कॉस थीटा ऑलवेज कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर होगी। तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है।
जब वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है तो हम ये भी कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। इतनी बात भी क्लियर हुई, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो दो चीज पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। तो अगर एक घट रहा है या एक कम होता है और एक मतलब सही है कांस्टेंट है लेकिन दूसरा तो कम ज्यादा हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी की वो भी कम ज्यादा हो जाएगी। भाई जैसे जैसे मैंने अभी वेग का बताया, वेग के दो कंपोनेंट हो गए, और जब एक कंपोनेंट फिक्स रहता है और दूसरा कंपोनेंट चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी नहीं होगी? जब वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। दिस इज द आंसर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हीलियम 2He4 और ड्यूटेरियम 3He4 के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्रमशः 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब संलयन क्रिया द्वारा ड्यूट्रॉन के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो उन्मुक्त ऊर्जा कितनी होगी? ओके अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन ये है कह रहे कि हीलियम की और ड्यूट्रॉन की इन्होंने न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दे दी, पर न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इन्होंने दे दी, ठीक है। जो हीलियम है उसकी 7.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो इसमें ड्यूट्रॉन है दैट इज 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ड्यूट्रॉन की कितनी है? 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये कह रहे हैं इस संलयन क्रिया द्वारा जो ड्यूट्रॉन है वो हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहा है। क्या बना रहा है? हीलियम नाभिक बना रहा है। क्या बना रहा है? हीलियम नाभिक बना रहा है। तो इसमें हमें बताना है कि कितनी ऊर्जा रिलीज हो जाएगी। कुल मिला के कंसेप्ट क्या है पहले उसको समझो, ठीक है। कुल मिला के ये ड्यूट्रॉन जो है यहाँ पर ये क्या आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझो। हम बात करते हैं ड्यूट्रॉन की। तो अगर ड्यूट्रॉन की मैं बात करूं तो ड्यूट्रॉन की इन्होंने जो बाइंडिंग एनर्जी दी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी? 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाइंडिंग एनर्जी की अगर बात करूं पर न्यूक्लियन दी ना। अब न्यूक्लियन कितने होते हैं इसमें? न्यूक्लियंस कितने होते हैं? न्यूक्लियंस होता है कितने? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियंस कितने हो गए? 2 हो गए। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी चाहिए इसे? टोटल बाइंडिंग एनर्जी इसकी कितनी होगी? 1.1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे मैं ये भी कह सकता हूं कि ये न्यूक्लियस की एनर्जी हो गई। किसकी एनर्जी होगी? न्यूक्लियस की एनर्जी हो गई। ओके अब ये कहते हैं ड्यूट्रॉन या फिर ड्यूटेरियम के जो है पार्टिकल्स, ये 3He4 नहीं लेते हम इसे, ये गलत है। ये होता है 1H3, ये होता है 1H2 होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ड्यूट्रॉन या फिर ड्यूटेरियम के दो पार्टिकल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, ठीक है। समझो अब बात को पूरी। हमने ड्यूट्रॉन की एक न्यूक्लियस की एनर्जी निकाल ली, पर न्यूक्लियन दी थी पूरे न्यूक्लियस की एनर्जी निकाल ली। इतनी बात क्लियर है? तो अब इसमें देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में कितने ड्यूट्रॉन जुड़ रहे हैं? 2 ड्यूट्रॉन जुड़ रहे हैं, यानी इन दोनों की टोटल एनर्जी, इन दोनों की टोटल एनर्जी से ही हमारी इसकी टोटल एनर्जी आनी चाहिए। अब अगर इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस हुआ तो वही क्या हो जाएगी हमारी? वही क्या हो जाएगी हमारी? बताओ। वही हमारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वही हमारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब बस हमें यही देखना है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ओके क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान दो, इस तरह से करा हमने। मान लो ड्यूटेरियम है, पर न्यूक्लियन दे रखी थी, तो एक पूरे ड्यूट्रॉन की कितनी हो गई? ठीक है, वो हमने निकाल ली। फिर पूरे हीलियम की निकाल लो, पूरे हीलियम की, पर न्यूक्लियन दे रखी है। हीलियम के कितने न्यूक्लियन है बताओ? हीलियम में कितने न्यूक्लियॉन्स है? 4 हैं। तो एक हीलियम पार्टिकल की कितनी हो जाएगी? 4 गुना 7.0। ओके 4 गुना 7.0। तो चलिए इसे आगे करते हैं। अब देखो टोटल एनर्जी इनकी कितनी आ गई? दैट विल बी 2 इंटू 2.2 दैट विल बी 4.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हीलियम की बात करता हूं, हीलियम की कितनी आएगी? हीलियम की कितनी आएगी? तो हीलियम की सुनो ध्यान से, हीलियम की एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी? पर न्यूक्लियन कितनी है? पर न्यूक्लियंस कितनी है? पर न्यूक्लियन है 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और न्यूक्लियंस कितने हैं इसमें? न्यूक्लियंस होते हैं 4 दैट इज 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। ये भी चीजें मैं बता रहा हूँ, 4 होते हैं। तो टोटल कितनी हो गई इसकी? टोटल कितनी होगी? 7 इंटू 4 दैट विल बी 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी टोटल आई है 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब डिफरेंस कितना आ गया समझो ध्यान से। 4.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। तो डिफरेंस कितना आ गया? 28 माइनस 4.4, इतनी जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। दैट विल बी 23.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी।
ओके फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ। तो समझो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा था कि भाई हीलियम की उसने दे दी और ड्यूटेरियम की दे दी, ये तो रही कहानी अलग। ये तो इन्होंने एक बेसिक चीज दी है जो हमें नॉलेज, मतलब एक तरह से वैल्यू दी है। लेकिन कंसेप्ट यहां से शुरू होता है कि ड्यूट्रॉन, दो ड्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम बनाते हैं, दो ड्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम बनाते हैं, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो हमें क्या करना था, टोटल एनर्जी निकाल ली हमने ड्यूट्रॉन की कितने यूज हो रहे हैं, और टोटल एनर्जी निकाल ली हीलियम की, तो जो उनके डिफरेंस होगा बीच बीच का, वही हमारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब ये किस में निकालिए, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमईवी में। आपके लिए जूल में भी निकालने के लिए आ सकता है, लेकिन जनरली जो आती है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। लंबवत ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए वेग आरेख, वेग समय आरेख है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है जो बॉडी ऊपर की ओर फेंकी जाती है। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हमें पता है वेलोसिटी जो होती है वो टाइम के साथ डिक्रीज होती है। वेलोसिटी जो होती है वो टाइम के साथ डिक्रीज होती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वेलोसिटी कम होती चली जाती है, ये इस तरह से है। ओके, तो अब इसमें से ग्राफ देख लो कौन सा है। सबसे पहला ग्राफ है वी एंड टी का, यानी टी घट रहा है वी बढ़ रहा है, गलत। दूसरा ग्राफ है कि पहले वी जो है टी के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर टी के साथ वी बढ़ रहा है, तो क्या ये सही है। नेक्स्ट, जो v है वो समय के साथ घटता हुआ आया, मतलब पहले समय था और समय घटता हुआ आया, वेलोसिटी भी घट रही है, गलत है। समय नहीं घटेगा, ठीक है, समय वेलोसिटी के साथ नहीं घटेगा। फिर इसमें देखो, इसमें केवल डाउनवर्ड। देखो फ्रेंड्स, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है तो हम ये कह सकते हैं पहले तो वेलोसिटी घटती है टाइम के साथ, लेकिन आफ्टर टाइम, कुछ टाइम बाद जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगती है और टाइम फिर से बढ़ता रहता है। टाइम भी बढ़ता रहता है और वेलोसिटी भी बढ़ती रहती है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी किस में बढ़ेगी। ओके, भले ही अपोजिटली बढ़ेगी लेकिन किस में बढ़ेगी, दैट इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अब देखो ये क्यों है, समझो। पहले वेलोसिटी क्या हो रही है, पहले तो वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, यहां तक पहुंच गया। फिर वेलोसिटी अगर वापस आ गई तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं नेगेटिव भी तो ले सकता हूं इस वाली वेलोसिटी को। भाई इस वेलोसिटी को अगर मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं तो कुछ टाइम बाद, अगर टाइम में बढ़ाता रहूं तो एक टाइम के बाद वो वेलोसिटी वापस आने लगेगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। भाई बिल्कुल जीरो होने के बाद वो वापस आएगी नहीं आएगी, तो वो जीरो हो जाएगी, यानी कि वो फिर से इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस बार पहले वाले के अपोजिट, दैट इज नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। और टाइम तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, टाइम घटता नहीं है। सो बी ग्राफ इसलिए गलत है क्योंकि इसमें टाइम इन्होंने डिक्रीज दिखा रखा, जबकि ऐसा नहीं होता, टाइम हमेशा इंक्रीज में ही रहता है, डिक्रीज नहीं होता। तो पॉइंट शुड बी क्लियर कि डी इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा, डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एल लंबाई तथा आर त्रिज्या के बेलन में ऐंठन कोण थीटा तथा विरूपण कोण फाई जोड़ने वाला संबंध है। ये कहना है द रिलेशन कनेक्टिंग द एंगल ऑफ बेंडिंग दैट इज थीटा एंड द एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन फाई इन अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड द रेडियस आर इच। तो फ्रेंड्स ये तो एक तरह से फॉर्मूला ही दिया हुआ इन्होंने। फॉर्मूला जो फाई होता है दैट इज एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन जो होता है वो होता है एल थीटा अपॉन आर, एल थीटा अपॉन आर। अब एल क्या होती है, एल होती है लेंथ, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ फाई लिख दिया बाय मिस्टेक। तो एल क्या होती है, एल होती है लेंथ, ठीक है, थीटा, थीटा इन्होंने बताया एठन कौन है, दैट इज एंगल ऑफ बेंडिंग, और आर क्या है, रेडियस। तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देख लो इनमें से कौन सा सही है। द फर्स्ट नहीं बनेगा। देखो अगर मैं आर के साथ बनाऊं तो आर फाई बराबर एल थीटा बनेगा, तो फर्स्ट तो गलत हो गया, आर थीटा नहीं है, आर फाई है। सेकंड बन जाएगा। थर्ड की बात करते हैं, टू पाई आर नहीं, गलत है, रेडियस वो नहीं होता, टू पाई आर नहीं होता, दैट इज गलत। ये सब गलत, केवल रेडियस लेते हैं। ओके, तो ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक कैंटिलीवर के सिरे पर वजन लटकाया गया है, सिरे पर नमन कोण डेल्टा पाया जाता है। यदि कैंटिलीवर की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को क्रमशः दुगना, 3 गुना और आधा कर दिया जाए तो सिरे पर नमन कोण कितना होगा। भाई देखो कैंटिलीवर, इफ वेट इज हंग ऑन द एंड ऑफ अ कैंटिलीवर। भाई कैंटिलीवर क्या होता है, देखो कैंटिलीवर ना एक तरह का एक सिस्टम है जिसमें एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट पर कोई एक चीज इस तरह से लटकाई जाती है, यानी ये फ्री हैंड होता है। ये कैसा होता है, फ्री हैंड होता है। एक साइड फिक्स्ड है, ये वाली साइड फिक्स्ड है, दूसरी साइड ये फ्री हैंड होता है। तो ये जो सिस्टम है यहाँ से
जिसपे मैं डैश डैश कर रहा हूँ, ये जो सिस्टम है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैंटिलीवर। क्या बोलते हैं इसे, कैंटिलीवर बोलते हैं। समझ गए। अब कैंटिलीवर की लंबाई, चौड़ाई, और अगर ये क्यूबॉइड शेप में है तो मोटाई भी जरूर होगी, ठीक है ना। समझो, अगर ये क्यूबॉइड शेप में है तो इसकी मोटाई भी जरूर होगी। तो इसमें चेंज कर दिया तो ये कह रहे हैं अगर हम इस पे कोई वजन यहां से लटकाएं, मान लो वजन लटकाएं, तो ये हल्का सा नीचे की ओर झुक जाता है। क्या हो जाता है, ये नीचे की ओर झुक जाता है। समझो बात को, अगर हम इसे वजन लटकाएंगे ना नीचे की ओर झुक जाएगा, ठीक। अब ये जो एंगल बचा इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा एंगल कहते हैं। तो अगर ये कह रहे हैं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में हम परिवर्तन कर दें तो इस लैम्डा में, इस जो सॉरी डेल्टा में, दैट इज जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल है वो कितना हो जाएगा, उसमें क्या चेंज आएगा, ये हमें बताना है। समझ में आया क्वेश्चन। तो कैंटिलीवर मैंने बता दिया। कैंटिलीवर क्या होता है, एक फिक्स रिजिड से बाहर की ओर निकला हुआ। जैसे आपने क्रेन देखी होगी, जनरली जो बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स होती है उसमें बहुत बाहर का जो हिस्सा होता है वो बाहर की ओर निकला होता है, उसे एक तरह से कैंटिलीवर कहते हैं। वो कैंटिलीवर का सिस्टम है। समझ गए। कैंटिलीवर पे कोई वजन लटक रहा है तो ये कहना है अगर कैंटिलीवर की हम लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को कुछ कर दें, चेंज कर दें, तो इसे बताना है कि जो झुकाव कोण है वो कितना हो जाएगा। तो ये नमन कोण कितना हो जाएगा, मतलब पहले वाले के मुकाबले कितना हो जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आई। कहानी क्या है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन से पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, होता है डेल्टा इज इक्वल पी एल क्यूब अपॉन 3y पी एल क्यूब अपॉन 3y। जो y है यहाँ पर यंग्स मॉड्यूल है। ध्यान देना, जिस भी चीज में कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है तो वहां यंग मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है। I इनर्शिया है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, L क्या है, लेंथ है, और P जो है यहाँ पर वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, एक कांस्टेंट है। तो बात करते हैं इनर्शिया की। तो क्योंकि हमारी शेप कैसी है, वो क्यूबॉइड शेप है, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो कितनी होगी, वो होती है BH क्यूब अपॉन 12। कितनी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, BH क्यूब अपॉन 12 होती है। तो यहाँ से जो हमारा डेल्टा का फॉर्मूला बनता है वो बनता है PL क्यूब अपॉन 3y, और I की जगह क्या आ जाएगा, BH क्यूब अपॉन 12। तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ 4PL क्यूब अपॉन YBH क्यूब। देखो भाई, ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हमें ये सिस्टम बताना है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब देखो उसने लंबाई कितनी कर दी, उसने जो लंबाई है L डैश जो कर दी वो क्या कर दी है, वो क्रमशः दुगनी कर दी, दैट इज 2L हो गई। ठीक है, L डैश नई वाली लंबाई पहले वाली की डबल हो गई, कोमा जो चौड़ाई है दैट इज हमारी ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी कर दी, B डैश कितनी कर दी उसने, ट्रिपल कर दी, दैट विल बी 3 ऑफ B। ओके, और जो हाइट है, हाइट कितनी कर दी उसने, हाफ कर दी, तो H डैश विल बी H/2। ये चीजें चेंज हो गई। तो ये सारी वैल्यू, नए वाली वैल्यू किस में रख लो, इसमें उठा के रख लो। तो डेल्टा विल बी 4P, L की जगह, L क्यूब की जगह क्या आएगा, 2L क्यूब अपॉन Y, सेम Y तो कांस्टेंट है। ठीक है, यंग्स मॉड्यूल है, दिया हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में दिया भी नहीं जाता। ठीक है, B डैश की जगह क्या रखेंगे, 3B। ओके, और H क्यूब की जगह हम रखेंगे H/2 की क्यूब। तो यहां से कितना हो जाएगा, इसको हमें आंसर बताना है। दैट विल बी 4P और ये 2L क्यूब, दैट विल बी 8L क्यूब इंटू 8L क्यूब अपॉन 8L क्यूब अपॉन Y3B, Y इंटू 3B इंटू H क्यूब अपॉन 8। ये हो गया। अब ये 8 भी ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर मैं निकालना चाहूं यहां से जो मेरा ये डेल्टा आएगा वो कितना आएगा, देखो 4PL क्यूब अपॉन YBH क्यूब में बाहर ले लेता हूं। इतनी सारी ये जो पहले वाली चीज थी, यानी कि पूरा पूरा डेल्टा डैश के लिए मैंने डेल्टा बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, देखो एक तो L क्यूब में से 8 बचा, एक नीचे से 8 आ गया, ये वाला H वाला, ये 8 भी ऊपर चला गया ना यहाँ से यहाँ, तो ये भी आ गया, 8 इंटू 8 हो गया। नीचे क्या है, सिर्फ 3, तो ये रह गया, दैट विल बी 64/3। तो मैं ये कह सकता हूँ लैम्डा डैश इज इक्वल लैम्डा इंटू 64/3। सो दिस इज द आंसर। तो कितना हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, 64/3। तो फ्रेंड्स ये इसका फॉर्मूला था, थोड़ा अलग सा। ठीक है, तो ये चीज है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। टावर के शीर्ष से गिरा एक पिंड गिरने के अंतिम 2 सेकंड के दौरान 40 मीटर नीचे गिरता है, टावर की ऊंचाई कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऊंचाई वाले क्वेश्चन में जनरली जो ऊंचाई से गिरते हुए पिंड है उनमें ये क्वेश्चन जरूर आता है कि अंतिम 2 सेकंड में या अंतिम सेकंड में या फिर इस 15वें सेकंड में, 10वें सेकंड में, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अगर समझ लिया तो कभी गलत नहीं होगा, तो ध्यान से समझिएगा। टावर के शीर्ष से पिंड गिर रहा है,
ठीक है, और अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करी, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि दैट h माइनस 40, h मान लो पूरी ऊंचाई, तो h माइनस 40 विल बी इक्वल हाफ इंटू जी इंटू टी माइनस 2 का स्क्वायर। समझो ये कैसे आया, ये आया कि अंतिम 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 40 मीटर की। तो मैंने क्या करा, लास्ट के 2 सेकंड घटा दिए, कि 2 सेकंड पहले तक उसने कितनी दूरी तय करी। तो 2 सेकंड पहले तक उसने कितनी दूरी तय करी, h माइनस 40 तो करी। समझो पूरी दूरी h है, लास्ट के 2 सेकंड में ये 40 मीटर की दूरी तय करी, लास्ट के 2 सेकंड में। तो टोटल टाइम अगर t लग रहा है ऊपर से नीचे तक, तो t माइनस 2 में कितनी दूरी तय करी, h माइनस 40 ही तो करी है। समझ गए बात। t में से अगर लास्ट के 2 सेकंड की 40 मीटर की दूरी घटा दूं तो कितनी रह जाएगी, h माइनस 40। तो h माइनस 40 बराबर हाफ जी इंटू टी माइनस 2 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब टोटल के लिए h बराबर क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर होता है कि नहीं, टोटल हाइट के लिए ये होता है। तो मैं h की जगह यहां पर रख रहा हूं हाफ जी टी स्क्वायर, दैट विल बी हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल हाफ जी इंटू टी माइनस टी का स्क्वायर। अब यहां से हम देखो 40 वाले में g नहीं है, नहीं तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी इस पूरे में 2/g से गुना कर दो, 2/g से गुना करने पर 2/g से, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय g से, तो 2 से 2 कट जाएगा, g से g कट जाएगा, यहां से तो बचेगा टी स्क्वायर माइनस, अब 2/g से कर रहे हैं, दैट विल बी 80 अपॉन g रह जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, 80 अपॉन g, दैट इज 2 अपॉन g है ना, तो 40 इंटू 2 दैट इज 80 अपॉन g रह गया। यहां से ये हाफ g खत्म, अंदर क्या बचेगा, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो t स्क्वायर माइनस 80 अपॉन g विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 40, ये हो जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। अब यहां से हमें पता है टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस 80 अपॉन जी, ठीक है, इज इक्वल क्या बचेगा यहाँ पे 4 माइनस 40, ये बच जाएगा, 4 माइनस 40 बच जाएगा। तो अब देखो अगर मैं जी की वैल्यू 10 रख दूं तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 10 इज इक्वल 4 माइनस 40, दैट विल बी माइनस 8 इज इक्वल 4 माइनस 40। अब ये 4 इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव जाके दैट विल बी माइनस 12, कितना हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल 40। तो टी बराबर यहाँ सीधे सीधे कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया। टोटल टाइम कितना लग रहा है ऊपर से नीचे तक गिरने में, 3 सेकंड लग रही है। ध्यान दो, अभी हमने क्या निकाला फ्रेंड्स, हमने निकाली टोटल टाइम, निकाला कि 3 सेकंड में जो पार्टिकल है वो नीचे आ जाता है। लास्ट के 2 सेकंड में 40 मीटर चली है, वो बात अलग है। तो टोटल हाइट कितनी होगी, हाइट किससे निकालते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर से। तो h बराबर कितनी हो जाएगी टोटल हाइट, g इंटू 3 स्क्वायर, तो h विल बी हाफ इंटू g की वैल्यू 10 इंटू 9, दैट विल बी 5 इंटू 9 45 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी आ गई, 45 मीटर आ गई। कितनी आ गई फ्रेंड्स हाइट, 45 मीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लेजर इज, लेजर प्रकाश स्रोत की प्रमुख विशेषता क्या है, पोलराइजेशन, कोहेरेंस, कला संबंधता, हाई इंटेंसिटी उच्च तीव्रता, डायरेक्शनलिटी दिशाबद्धता। तो फ्रेंड जो लेजर लाइट की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लास संबद्धता। क्लास संबद्धता का मतलब क्या होता है, ये भी ध्यान दो कि इसमें जो फाई होता है वो 0 होता है, दैट इज फेज डिफरेंस जो होता है, फेज डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, यानी कलांतर जो होता है हमारा वो कितना होता है, 0 होता है। एक बात क्लियर होगी। अब क्लास संबद्धता से क्या मतलब होती है कि जो फेज डिफरेंस 0 है, यानी इसमें जो 2 वेव्स 3 वेव्स जितनी भी निकलेगी सबकी जो फेज है वो इक्वल फेज की निकलेगी, उनमें फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये होती है क्लास संबद्धता, कोहेरेंस या फिर फेज डिफरेंस 0। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हीलियम नाभिक की द्रव्यमान क्षति 0.0303 AMU है। हीलियम नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बतानी है फ्रेंड्स। और द्रव्यमान क्षति कितनी हुई है, 0.0303 इतनी है। तो सबसे पहले मुझे पूरी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, भाई इस द्रव्यमान क्षति से मुझे कितनी एनर्जी मिल रही है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि आंसर कितना बाइंडिंग एनर्जी का किस में आंसर है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा M दैट इज लॉस इन मास मल्टीप्लाई 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E बराबर कितना हो गया, 0.0303 मल्टीप्लाई 931। तो E बराबर यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
0.22 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ गया। ये जो आई है वो पूरे के पूरे नाभिक की आई है। ये किसकी आई है? पूरे के पूरे नाभिक की। हमें क्या बतानी है? प्रति न्यूक्लियन बतानी है। तो पर न्यूक्लियन के लिए हमें क्या डिवाइड करना पड़ेगा? इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 28.22 को 4 से, क्योंकि न्यूक्लियंस कितने होते हैं? हीलियम के न्यूक्लियंस कितने होते हैं बताओ? हीलियम में जो न्यूक्लियंस होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। न्यूक्लियंस कितने होते हैं? 4। 4 में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने इसे 4 से डिवाइड करा, दैट विल बी 7.5 समथिंग आएगा, 7.05 समथिंग आएगा। दैट विल बी बी इज द करेक्ट आंसर। तो कितनी आ जाएगी इसकी? बी आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना, जो एनर्जी निकलती है जनरली मास के कारण वो निकलती है पूरे की। पर न्यूक्लियन बताने के लिए हमें उसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जितने भी हैं वो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव चेंज द टोटल नंबर ऑफ इलिमिनेटेड पार्टिकल दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज। ये कह रहे हैं इस रिएक्शन में अल्फा प्लस बीटा की आपको कुल संख्या बतानी है। तो फ्रेंड्स मैं इसके लिए आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि कैसे आप अल्फा और बीटा को बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं, ये काउंट कर सकते हैं कि कितने अल्फा का लॉस हुआ, कितने बीटा का। तो देखो अल्फा का लॉस निकालने के लिए बहुत ही ईजी है कि कितने अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इमिट हुए। ठीक है, कितने अल्फा पार्टिकल हुए। तो अल्फा पार्टिकल के लिए हम सिंपली एक फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज डिफरेंस इन एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर डिवाइडेड बाय 4। इससे हमें अल्फा पार्टिकल पता लग जाते हैं। अब देखो पहले मास कितना था? 238। बाद में कितना रह गया? 206। तो 238 माइनस 206 डिवाइडेड बाय 4 दैट विल बी इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 8 अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल्स कितने आ गए? 8। अल्फा पार्टिकल्स कितने आ गए? 8। तो इसमें से हम आंसर देख लेते हैं, 8 अल्फा पार्टिकल, बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? हम बीटा निकाल के देखेंगे। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान रखो। बीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू अल्फा माइनस डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर। यानी कि अल्फा जो पार्टिकल लॉस हुए उसका तो डबल करो और उसमें से घटाओ कितना एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आया। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? यहाँ पे देखो 92 और 82 ये है हमारा। तो 2 इंटू अल्फा दैट इज 2 इंटू 8 माइनस डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर दैट विल बी 92 माइनस 82। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 16 माइनस 10 दैट इज 6 बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल कितने हो गए? 6। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको ये बता दिया अल्फा प्लस बीटा कितने हैं और टोटल कितना है, कितने पार्टिकल अल्फा के निकले, कितने बीटा के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। किसी नए अर्धचालक में कक्ष ताप पर एट रूम टेम्परेचर इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है? होलो की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है, गलत। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलो से अधिक होती है, गलत। होलो की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन तथा होल अनुपस्थित होता है, गलत। देखो जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें दोनों चीज होती है, होल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। लेकिन अगर किसी एक की संख्या अधिक हो जाएगी तो फिर तो वो दूसरे को डोमिनेट करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना पड़ेगा। जबकि जो प्योर होता है, प्योर में होलो की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ध्यान रखना। प्योर फॉर्म में जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। एक बात क्लियर होगी? ठीक है, फिर हमें पता है 2 टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप, पी टाइप और एक एन टाइप। इसके लिए भी मैं बता दूं, अगर इनके लिए पूछा जाए तो पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और जो पी टाइप होता है उसमें होल्स कम होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो प्योर वाले में होल्स बराबर इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में होल्स इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में होल्स इज लोअर देन द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स इज लोअर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चीजें याद रखना, इस तरह से ये सारे कंसेप्ट आ सकते हैं। इस बार प्योर में मतलब पूछा है तो नेक्स्ट टाइम पी टाइप एन टाइप में भी आ सकता है। तो ये कंसेप्ट याद रखना है हमें, तभी हमारी चीजें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द्रव्य की किसी गोलीय बूंद के भीतर दाब आधिक्य अनुक्रमानुपाती होता है। द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। देखो प्रेशर पूछ रहे हैं इनसाइड द ड्रॉप। देखो जो इनसाइड का प्रेशर होता है वो इक्वल होता है, दैट इज डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन प्रेशर या एक्सेस प्रेशर जो इक्वल होता है वो होता है 2 गामा अपॉन आर, 2 इंटू गामा अपॉन
आर। एक काम करता हूँ, गामा की बजाय ना सरफेस टेंशन को मैं कुछ और लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन को टी लिख देता हूँ, टी अपॉन आर दैट इज रेडियस। ठीक है, टी यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे सरफेस टेंशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और आर क्या है, वो है रेडियस। तो इन्होंने पूछा कि जो ये डेल्टा पी है, जो हमारा क्या है, एक्सेस प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस जो है, एक्सेस प्रेशर या फिर प्रेशर डिफरेंस जो है, भाई देखो एक्सेस प्रेशर क्यों कह रहे हैं ऐसे, इसलिए कह रहे हैं, मान लो पहले प्रेशर P1 था, बाद में प्रेशर P2 हो गया, तो जो चेंज हुआ, जो प्रेशर बढ़ा, उसी तो हम एक्सेस प्रेशर कहेंगे कि कितना चेंज हुआ, दैट्स इट। ठीक है, तो डेल्टा P बराबर क्या होता है, 2T अपॉन आर। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं दैट एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो त्रिज्या के व्युत्क्रम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स ऑफ रेडियस। सो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि रेडियस के व्युत्क्रम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा त्रिज्या के व्युत्क्रम के। क्वेश्चन नंबर 27, किसी ग्रह के समीपस्थ वृत्तीय कक्षा के संगत यदि कक्षीय उपग्रह का कक्षीय वेग v0 तथा ve उसका प्लान वेग हो, तो देखो रिलेशन पूछ रहा है ve और v0 में। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक वीडियो आई थी ग्रेविटेशन वाली, उसमें मैंने ये चीज कराई थी। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी आ रहा है और ये एग्जाम में भी आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से फॉर्मूला लिखते हैं, ve बराबर होता है √2gre, या फिर एक और फॉर्मूला होता है √2gm अपॉन re। ये दोनों फॉर्मूले हैं, कोई सा भी यूज कर लेना। vo बराबर क्या होता है, vo बराबर होता है √gre या फिर होता है √gm अपॉन re, तो कोई सा भी यूज कर लो। तो अगर मैं किसी एक को कंपैरिजन करूं तो मैं यहां से देख सकता हूं ve बराबर क्या होता है √2 इंटू v0। ठीक है, √2 इंटू v0 दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आता है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आता है, तो ये ध्यान रखना कि अगर हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी पता है तो उस ऑर्बिटल वेलोसिटी से एस्केप वेलोसिटी में बदलने के लिए √2 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, किसी स्थिति निर्देशांक x व संगत संवेग p के लिए अनिश्चितता सिद्धांत अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल व्यक्त करता है। फॉर ए पोजीशन कोऑर्डिनेट x एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम p द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एक्सप्रेस्ड x। देखो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज लोअर देन डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल देन h अपॉन 4 पाई। तो फ्रेंड्स ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो कौन सा आंसर हुआ, डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हुआ, डी। तो इसका आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। ये ध्यान रखना, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसे कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम धातु के लिए प्रकाश वैद्युत दहली तरंग दे रही है 5400 एंगस्ट्रम है। सोडियम के लिए कार्यफलन का मान कितना होगा। फ्रेंड देखो कार्यफलन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है दैट इज HC अपॉन लैम्डा नोट। अब लैम्डा नोट यहाँ पर क्या है, दहली तरंग दैर्ध्य है, दहली तरंग दैर्ध्य, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कोई भी वेवलेंथ जो आकर गिर रही है, अगर वो इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेंगे। तो इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, आने वाली जो वेवलेंथ है, सॉरी वेवलेंथ के केस में इससे कम होनी चाहिए, तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे। ठीक है, जो आपतित किरण की जो वेवलेंथ है उससे कम होनी चाहिए। ठीक, इतनी बात तो क्लियर होगी। अब हमें निकालना है डब्ल्यू नोट। तो डब्ल्यू नोट का फॉर्मूला क्या हुआ, HC अपॉन लैम्डा नोट। ठीक है, तो यहीं से हम सारी चीज़ की वैल्यू रखेंगे और निकालेंगे। तो अब इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, लेकिन शॉर्टकट फॉर्मूले की वो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन में रखना सिखाता हूँ। H कितना होता है, H होता है प्लैंक कांस्टेंट दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34। C क्या होता है, C होता है स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा नोट। लैम्डा नोट कितना है, 5400 इंटू 10⁻10 मीटर में हो गया। पहले एंगस्ट्रम में ना, तो एंगस्ट्रम को मीटर में बदलने के लिए क्या होता है, 10 इंटू 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखो आंसर जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ता है 1.6 इंटू 10⁻19 से। तो फ्रेंड जब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, इजी पावर को अलग निकाल के सबको कैलकुलेट कर लेना, तो जो यहाँ से आंसर आता है वो आता है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ए इज द आंसर। एक चीज क्लियर हुई,
ठीक है, यहां से आ गया। अब फ्रेंड्स एक शॉर्टकट देख लो, जहां भी शॉर्टकट होते हैं या जो बनाए हुए होते हैं डायरेक्ट वाले, उनको देखो। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, ध्यान देना। इसके लिए जो हमारा डब्ल्यू नोट होता है ना, ये एच सी अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, ये यानी कि मैं बताता हूं आपको, एच सी अपॉन ई जो ये होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। किस में होता है, नैनोमीटर में। अब अगर हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है बताओ, ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर हमें एंगस्ट्रम में दे रखा है तो एंगस्ट्रम में कितना हो जाएगा, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब लैम्डा भी हमें किस में रखनी है, एंगस्ट्रम में रखनी है, ठीक। तो यहां से डब्ल्यू नॉट बराबर कितना हो जाता है, 12400, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 5400 एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कैंसिल, तो ये आ जाता 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर तब भी सेम ही आता। तो शॉर्टकट मेथड से आपको क्या रखना है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। अब नैनोमीटर को मीटर में बदल लो, नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में बदल लो, एंगस्ट्रम में बदल लो, कुछ भी कर लो, अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में होता है, देखो भाई वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है, जिसमें दोनों टाइप की वेव्स होती हैं, वैद्युत वाली भी, वैद्युत फील्ड वाली भी और चुंबकीय फील्ड वाली भी, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो कौन सा आंसर है, दैट केवल चुंबकीय सदिश गलत, विद्युत सदिश गलत, एक दूसरे पर लंबवत विद्युत चुंबकीय सदिश बिल्कुल सही, न तो वैद्युत न ही चुंबकीय गलत, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे पर लंबवत, यानी कि ये जो मैग्नेटिक वेव्स होती है, मान लो प्रोपगेशन है, क्या है ये, प्रोपगेशन मतलब चलने की दिशा। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, तो वो मान लो ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स जो हैं वो ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो जो मैग्नेटिक वेव चलेगी इसके परपेंडिकुलर चलेगी, वो कुछ ऐसे बन के आएगी हमसे, समझ गए। और इनके जो क्रॉसिंग पॉइंट है लगभग सेम रहेंगे, ठीक। तो ये वाली हमारी मैग्नेटिक मान लो, ये वाले हमारी इलेक्ट्रिक मान लो। तो एक दूसरे से कैसी होती हैं, ये 90 डिग्री पर होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं, लंबवत। और मीडियम ऑफ प्रोपगेशन के भी लंबवत होती है, ठीक है, मीडियम ऑफ प्रोपगेशन के भी लंबवत ही होती हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 31 पर। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे चले तो 30 दिनों में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। फ्रेंड्स देखो, जब यूनिट निकालने के लिए आ जाए तो यूनिट का मतलब होता है कि जो हम एनर्जी निकालेंगे उसको हम निकालेंगे किलोवाट आवर में। किस में निकालेंगे, किलोवाट आवर में। किलोवाट हम पावर में नापेंगे और टाइम जो है वो हम आर में नापेंगे, ये ध्यान दो। तो E इज इक्वल क्या होता है, P इंटू टी, यानी कि P हम रखेंगे किलोवाट में, टाइम रखेंगे आवर्स में, ओके। तो सी ई बराबर कितना हो जाएगा, P कितना है, देखो 60 वाट है, हमें किस में रखना है, किलोवाट में, तो 60/1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टी। टाइम टोटल देखो 5 घंटे है वैसे तो दिन का, लेकिन 30 दिन चलता है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 30, 30 दिन के 5 घंटे के हिसाब से 150 घंटे हो गए, दैट इज 60/1000 मल्टीप्लाई 150, ओके। अब यहाँ से जैसे भी आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 9 यूनिट, ठीक है। 15 × 90 दैट इज 9000 हो गया, अपॉन 1000 हो गया, दैट विल बी 9 यूनिट। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। चलो यहाँ पर जो एनर्जी पूछी थी वो किस में पूछी थी, वो यूनिट में पूछी थी, जिसे हम निकालते हैं किलोवाट आवर में। अगर एनर्जी आपकी कहीं पर यूनिट ना पूछी जाती, सिर्फ जूल में, यही क्वेश्चन जूल में एनर्जी निकालने के लिए आता, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए आप जो पावर रखेंगे, पावर तो रखेंगे वाट में, और जो टाइम रखेंगे सेकंड में, और इसके मुकाबले जो आंसर आएगा, ठीक है, इसमें तो 9 यूनिट आ गया, उसमें बहुत ज्यादा आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखो, अगर एनर्जी को जूल में पूछी हुई है तो वो यूनिट नहीं पूछी, सिर्फ जूल में कितनी एनर्जी कंजप्ट हुई है, कितनी एनर्जी उसमें लगी, वो पूछी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अल्फा बीटा एंड द गामा रेज इज इनकरेक्ट। ये कहना है अल्फा बीटा और गामा किरणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। दैट अल्फा हैज द हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर, अल्फा की जो आयनाइजिंग पावर होती है सबसे अधिक होती है, आयनीकरण की क्षमता सबसे अधिक होती है अल्फा रेज में। बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। सी है गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच नो मास और चार्ज। और डी है अल्फा रेज हैव हाईएस्ट पेनेट्रिंग पावर। तो फ्रेंड ध्यान दो, अल्फा रे की जो आयनाइजेशन पावर है वो तो हाईएस्ट होती है, सो ये स्टेटमेंट होता है करेक्ट, ठीक है। आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है अल्फा रेज की, सबसे ज्यादा।
बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस, बीटा रेज जो होती है वो किसकी बनी होती है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की बनी होती है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है और ये डिफ्लेक्ट होती है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद नो मास एंड चार्ज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, बी वाला भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। ओके, जो गामा रेज होती है उनमें ना तो मास होता ना चार्ज होता, ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और ये कब निकलती हैं, जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसमें साथ में निकलती है, एनर्जी तो निकलती है, एनर्जी के साथ में निकलती है। ऑप्शन नंबर डी, अल्फा रेज हैव द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, इट इज इनकरेक्ट, यही फॉल्स है। जो अल्फा रेज होती हैं उनकी सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होती है, दे हैव लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, ये बहुत ही कम पेनिट्रेट करती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट वही हमारा करेक्ट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पर। ए नेट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट causing it to accelerate at 5.0 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी। देखो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। इन्होंने कहा कि हमने आपको F दे दिया, 100 न्यूटन का फोर्स, ए दे दिया कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, उससे एक्सेलेरेशन हो रहा है, मास बताना है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन ए, दैट इज 100 अपॉन 5, दैट विल बी 20 किलोग्राम। बस इतना सा आंसर है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया इसका आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 34। एक गेंद को x वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह अधिकतम h ऊंचाई प्राप्त करती है। एक अन्य गेंद को पृथ्वी के उसी बिंदु से 3x वेग के साथ ऊपर फेंका जाता है और यह अधिकतम ऊंचाई h कैपिटल वाला प्राप्त करती है। स्मॉल h और कैपिटल H के बीच अनुपात है। ये मान लो आपको ना दो केस दे दिए, एक में वेलोसिटी x से फेंका गया तो वो h ऊंचाई तक गई, फिर 3x से फेंका गया तो वो एक और नई हाइट तक गई। तो नई हाइट और पुरानी हाइट के बीच का इसमें हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है, पुरानी हाइट और नई हाइट का अनुपात बताना है। ये भी ये पूछ सकते थे कि भाई जो h है वो पहले वाले से कितने गुना है या कितने गुना कम है, ये बताना था। शुरू करें, ध्यान दो। हमारे पास जो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, जब हमें वेग दिया हो और समय वगैरह कुछ ना दिया हो, तो फॉर्मूला होता है h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। हाइट बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जिस वेग से फेंका गया, ठीक है। जी हमारे पास पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जनरली कांस्टेंट रहता है। तो पहला केस फर्स्ट में हमारी जो पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी फेंका, x से, तो उसके लिए हाइट h बराबर क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बाई 2g हो जाएगी ना। केस टू में उसने क्या करा, उसने 3 गुना वेग से फेंका, ठीक है, 3 गुना वेग से, और हाइट क्या आई, कैपिटल H। तो कैपिटल H बराबर क्या आएगा, जो इसमें यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर की जगह 3x का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, डिवाइडेड बाय 2g, दैट विल बी 9x स्क्वायर अपॉन 2g। अब इनका हमें रेशो निकालना है, क्योंकि जनरली h अपॉन h दिया हुआ है, तो h स्मॉल h अपॉन कैपिटल H विल बी x स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 9x स्क्वायर अपॉन 2g। वो ऊपर चला जाएगा, 9x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से 2g से 2g कैंसिल, x स्क्वायर का x स्क्वायर कैंसिल, तो स्मॉल h अपॉन कैपिटल H विल बी इक्वल टू 1/9। ओके, 1/9 के बराबर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ी गलती ये मत कर देना कि जो चीज ऊपर लिखी हुई है उसे ऊपर रखना है, स्मॉल h वाले को ऊपर रखना था, कैपिटल H को नीचे, ठीक है। कई बार आप ये गलती कर दो कि h अपॉन h कर दो, कैपिटल H अपॉन स्मॉल h कर दो, वो गलत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लेना, कंसेप्ट है। किसी आदर्श गैस के प्रति अणु माध्य स्थानांतरण गतिज ऊर्जा कितनी होती है, द मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, ये होती है फ्रेंड्स 3/2 K2 के, किसके इक्वल, 3/2 K2। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 KT, 3/2 KT के इक्वल होती है, किसके, 3/2 KT। अब K यहाँ पर क्या है, K है यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स, पता होना चाहिए ये भी कि इसमें कौन सी चीज क्या है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कभी टाइम सोचो, क्या है ये, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 3/2 KT, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 35 क्वेश्चन फ्रेंड्स हुए। अब थोड़े से और कर लेते हैं, फिर आज की वीडियो इतने छोड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो फ्रेंड्स कोई देख नहीं पाता, अटेंशन स्पैम वैसे ही कम होता चला जाता है आजकल। ओके, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना करने के कारण नंबर ऑफ क्वेश्चन वीडियो में कम दे रहा हूँ। फिर भी इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो 3-4 और कर लेते हैं 40 तक, उसके बाद बाकी के अगली वीडियो में आएंगे।
टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन, एनर्जी इमिशन रेट इन द प्रोसेस विल बिकम। ये कह रहे हैं किसी कृष्ण पिंड का तापमान 300 केल्विन से बढ़ा के 600 केल्विन तक कर दिया गया, ऊष्मा उत्सर्जन की दर कितनी हो जाएगी, यानी एनर्जी और ज्यादा कितनी रिलीज होगी। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दो, स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो होती है सिग्मा टी टू द पावर 4 के, यानी जो एनर्जी इमिट होती है वो जो टेम्परेचर दिया है उसकी चतुर्थ के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा उसकी चतुर्थ घात के और ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होगी। तो ये कह रहे हैं 300 केल्विन से 600 केल्विन कर दिया, दैट इज मैं कह सकता हूँ E1 बराबर क्या होगा सिग्मा T1 की पावर 4, E2 बराबर क्या होगा सिग्मा T टू द पावर 4। ओके, इनको दोनों का रेशो का निकाल लो, दोनों का रेशो निकाल लो। तो T1 बराबर हमारा कितना है 300 केल्विन जो दे रखा है, T2 बराबर कितना है 600 केल्विन। तो E1 अपॉन E2 बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा 300 टू द पावर 4 अपॉन सिग्मा 600 टू द पावर 4। ओके, तो E1 अपॉन E2 बराबर किसके हो जाएगा 1 अपॉन टू द पावर 4 के, दैट विल बी 1 अपॉन 60। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 16 इंटू E1। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो पहले वाली एनर्जी की 16 गुनी हो जाएगी, यानी कि केवल टेम्परेचर दुगना करने से उसकी चतुर्थ घात के बढ़ जाता है। दैट इज अगर हमने दुगना करा था तो उसके चतुर्थ घात के बराबर ऊर्जा बढ़ जाएगी, दैट इज D इज इक्वल 16 टाइम। ओके, तो फ्रेंड जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें टेम्परेचर आपको लगता है कि डबल ट्रिपल हो रहा है तो आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। E विल बी जो भी टेम्परेचर डिफरेंस आपको देंगे, ठीक है, उसका चतुर्थ घात कर देना, उसकी पावर 4 कर देना, उसकी पावर 4 कर देना। ठीक है, ये आप इससे डायरेक्ट आंसर निकाल सकेंगे अगर आपका टेम्परेचर ऐसा है जिसकी रेशो आप इजीली निकाल सके, तो तब आपको एनर्जी कितनी गुना मिलेगी वो आपको पता लग जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैं बता चुका हूं थर्मोमीटर से फॉल्टी थर्मोमीटर टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, और एक थर्मोमीटर का दूसरे में कन्वर्जन भी आता है। So you can say if the length of a mercury thread in a thermometer is 2 centimeter at 0 degree Celsius, 22 centimeter at 100 degree Celsius, what would be length of the mercury thread when the temperature is 50 degree Celsius, assuming linear expansion। तो ये कह रहे हैं कि यदि एक थर्मामीटर में पारे के धागे की लंबाई 0 डिग्री सेल्सियस पे तो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि हम बना लेते हैं। देखो ये कह रहे हैं जो पारे का थर्मामीटर है, ठीक है, उसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे तो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे 22 सेंटीमीटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है 22 सेंटीमीटर है, ठीक। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे धारे की लंबाई कितनी होगी, 50 डिग्री सेल्सियस पे बतानी है कितनी होगी। अब आप सोचोगे कितनी हो जाएगी सर, इसका आधा कर दो, ठीक है ना, 22 में से 2 घटा के आधा कर दो, इस तरह से निकाल सकते हैं। गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि एक तरह से हमें डिग्री सेल्सियस में और जो ये पारे का थर्मामीटर है इसमें कंपैरिजन करना है, जिसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था C/100 इज इक्वल, जो भी रीडिंग इसमें आनी है जिस भी टेम्परेचर पे आनी है, 50 पे आनी है ना, ठीक है, तो C/100 इज इक्वल R माइनस लोअर पॉइंट दैट इज 2 अपॉन रेंज दैट इज 22 माइनस 2 अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ओके, तो यहाँ C कितना है 50 बटे 100 बराबर R माइनस 2 अपॉन 20। ओके, अब ये इधर कितना हो गया 1/2, तो 1/2 इज इक्वल R माइनस 2 अपॉन 20, तो इधर ये डिवाइड में चला गया, दैट विल बी 10 बाई 20 अपॉन 2 दैट विल बी 10, 10 बराबर R माइनस 2, तो R बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 12 सेंटीमीटर आ रही है। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे कितने रीडिंग दिखाएगा 12 सेंटीमीटर दिखाएगा, जबकि आप क्या सोच के चल रहे थे 11 होना चाहिए, नहीं फ्रेंड्स 12 दिखाएगा। ओके, तो ये चीजें अच्छी हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा ही आपको करना पड़ेगा, ठीक। और जेन्युइन जो उसका फॉर्मूला है मैं लिख देता हूँ एक बार, अगर आपको पूरा फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है डिग्री सेल्सियस की रीडिंग माइनस 0, क्योंकि हमारा लोअर पॉइंट क्या होता है 0 होता है, अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल जो भी आपको दूसरा थर्मोमीटर दिया है, ठीक है, ये हम मानते हैं थर्मोमीटर फर्स्ट है, ठीक है, और थर्मोमीटर सेकंड है, तो सेकंड के लिए रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ये हमारा थर्मोमीटर 1 है,
ये थर्मोमीटर 2 है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे फ्रेंड्स, फॉल्टी थर्मोमीटर आ जाए, प्लेटिनम थर्मोमीटर आ जाए, कोई सा भी आ जाए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल उत्पादन हेतु आदर्श पदार्थ में यह होना ही चाहिए। ये कह रहे हैं खाना पकाने के बर्तन के हैंडल। देखो जो बर्तन के हैंडल होंगे, हम चाहेंगे एक तो वो जल्दी गर्म ना हो, जल्दी गर्म ना हो। बर्तन के हैंडल की बात कर रहा हूं, बर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसने कहा बर्तन के हैंडल। तो बर्तन के हैंडल में पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? जल्दी गर्म ना हो। एक बात हो गई, ठीक है। दूसरा बस यही चाहिए हमें तो, मेन तो जल्दी गर्म ना हो, और क्या, यही तो चाहिए भाई। अगर जल्दी गर्म हो गए तो दिक्कत है, दूसरी तो कोई कंडीशन इसमें कुछ है नहीं। तो जल्दी गर्म ना होने के लिए हमें क्या चाहिएगा कि ऊष्मा क्षमता इसकी अधिक होनी चाहिए। ऊष्मा क्षमता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा ऊष्मा सहेगा तो जल्दी गर्म नहीं होगा। एक बात हो गई। और कंडक्टिविटी दैट इज चालकता जो होनी चाहिए, वो चालकता क्या होनी चाहिए? वो कम होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए। छोटी क्यों होनी चाहिए? देखो कम चालक होगा तो जल्दी से हीट नहीं पकड़ेगा। जो ज्यादा चालक होते हैं, बड़ी चालकता जिनकी होती है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, वो जल्दी हीट पकड़ते हैं। तो इसके लिए आपको समझ में आया कि ऊष्मा क्षमता अधिक होनी चाहिए, चालकता छोटी होनी चाहिए। दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। बड़ी ऊष्मा क्षमता और छोटी चालकता। बड़ी ऊष्मा क्षमता के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो और ज्यादा हीट कैपेसिटी रखता है, बहुत ज्यादा हीट वो झेल सकता है। छोटी चालकता दैट इज कंडक्टिविटी, यानी कि वो जल्दी से हीट को कंडक्ट नहीं करेगा और जल्दी गर्म नहीं होगा अगर चालकता कम है तो। फ्रेंड क्लियर हुआ? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। हीलियम नियॉन लेजर द्वारा उत्पन्न तरंग दैर्ध्य तरंग संक्रमणों के अनुरूप है जो इसमें होते हैं। द वेवलेंथ प्रोड्यूस बाय द हीलियम एंड नियॉन लेजर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन दैट ऑकर्स इन। ये कह रहे हैं भाई जो हीलियम और नियॉन लेजर है, फ्रेंड्स लेजर से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि लेजर का जो फंक्शन है वो हमारे वेव ऑप्टिक्स में है, ठीक है, व्यतिकरण वाले में, इसलिए आना है। तो कह रहे हैं जो हीलियम नियॉन लेजर से जो भी वेवलेंथ निकलती है, वो जो वेवलेंथ है वो इनमें से किस वेवलेंथ या किस ट्रांजिशन के लिए है? कौन सी वेवलेंथ में ट्रांजिशन है? हीलियम और नियॉन दोनों के लिए, हीलियम के लिए, नियॉन के लिए, ना हीलियम ना नियॉन के लिए। तो हीलियम और नियॉन की जो लेजर की वेवलेंथ होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वो होती है 632.8 नैनोमीटर की रेंज की। और इस रेंज में ये होती है रेड कलर की। किस कलर की होती है? रेड कलर की, ठीक है। हीलियम और नियॉन दोनों की लेजर की बात कर रहा हूं, जो हीलियम नियॉन के मिक्सचर से बनी है उसकी रेंज। और फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो जो नियॉन की जो लेजर होती है या जो नियॉन गैस की जो वेवलेंथ होती है रेडिएशन की, वो भी लगभग सेम ही होती है। वो भी क्या होती है? सेम ही होती है। तो इसलिए जो वेवलेंथ इस लेजर के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है वो नियॉन के ट्रांजिशन में भी होती है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। किसी गतिमान पिंड के लिए दूरी समय का संबंध s बराबर 8t² प्लस 3t माइनस 5 द्वारा दिया जाता है। प्रारंभिक वेग होगा। ठीक फ्रेंड्स, प्रारंभिक वेग बताना है। प्रारंभिक वेग का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, u बताना है, और u बताना है t बराबर 0 पर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट करा तो कहाँ होगा? t बराबर 0 पर होगा। तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी बतानी है। हमें क्या दे रखा है? s दे रखा है। s क्या है यहाँ पर? s क्या है हमारा? दूरी है। s क्या है यहाँ पर? दूरी। और वो क्या दे रखी है? 8t² प्लस 3t माइनस 5। ये क्वेश्चन दे रखी है। अब मुझे इससे क्या निकालनी पड़ेगी? वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है ds अपॉन dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ s। ओके, तो मैं क्या करूंगा? 8t² प्लस 3t माइनस 5 का क्या करूंगा? d ओवर dt कर दूंगा। d ओवर dt कर दूंगा। तो यहां से v बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16t प्लस 3 माइनस 0, दैट विल बी 16t प्लस 0। ये आ गया इक्वेशन, तो ये आ गई। लेकिन मुझे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है t बराबर 0 पे। तो व्हेन t बराबर 0, अगर मैं t बराबर 0 रख लूं तो v बराबर क्या आ जाएगा? 16 इंटू 0 प्लस 3, दैट विल बी 3 यूनिट। ओके, बस इतना आ जाएगा। सो a बराबर कितना आ गया? 3 यूनिट। यानी इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी थी t बराबर 0 पे बस कितनी थी? 3 यूनिट थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? t बराबर 0 पे 3 यूनिट। वहां से वो बन के चलना स्टार्ट हुआ, या फिर वहां से मेजर की गई, बात एक ही है।
फिर इसकी दूरी का समीकरण के हिसाब से इन्होंने निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ जो आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं करा चुका हूँ 2 वीडियोस के अंदर। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कराए, पिछले वाले में 10 कराए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स कोशिश करना आप इन क्वेश्चन को एक बार अपने पास से रिवाइज करें, दोबारा से करें, जरूर आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद भी अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।